नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहाँ से आएगा और मुझे पता है इस टॉपिक को आधे से ज़्यादा ने इग्नोर कर रखा है, और जिस चीज़ को इग्नोर कर रखा है यदि आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आप हज़ारों से अलग हो जाओगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है कि अब यहाँ से अपन का कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता इस टॉपिक से। बस पूरा डेडिकेशन से 10 मिनट इस वीडियो को देख लेना। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करके अपना टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है और इसमें मैंने 4 बातें लिखी हैं जहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। सीधा प्रश्न बनेगा कि अनुवांशिक, जिसे अपन इंग्लिश बोलते हैं जेनेटिक्स, इसके जनक कौन है? तो सब लोग जानते हैं ग्रेगर जोने मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, मृत्यु 1884 में हुई थी। ये सन वगैरह बिल्कुल याद नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार ये प्रश्न आया था कि मेंडल कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के थे। पहले प्रश्न में सिर्फ एक ही जानकारी याद रखनी है कि अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जोने मेंडल हैं। दूसरा, अनुवांशिकी शब्द देने वाले या अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा बेटसन ने। बेटसन, 1-2 बार बोलेंगे, 2 दिन बच्चे हैं, आप याद रख सकते हो बेटसन। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा देखो, अनुवांशिकी यानी जिसको अपन जेनेटिक्स बोल रहे हैं, वास्तव में ये है क्या? कई बार ऐसे कथन वाला प्रश्न दे देता है, तो थोड़ा याद रखिएगा, वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को अपन बोलते हैं वंशानुगति, वह विभिन्नताओं जिसको अपन बोलते हैं वेरिएशन का अध्ययन होता है। मतलब अनुवांशिकी या जेनेटिक्स होता क्या है कि एक तो अपन को पता चलता है कि वंशानुगति क्या होता है? जैसे मान लीजिए पिता के गुण बच्चे में आ गए, बच्चे से अगली पीढ़ी में चले जाएंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक प्रकार से अपने जीन का संचरण हो रहा है उसको अपन हेरिडिटी बोलते हैं। और वेरिएशन मतलब विभिन्नता। ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 बच्चे समान हो, कोई भी समान नहीं है, चाहे वो थोड़ी बहुत भी विभिन्नता हो, विभिन्नता तो होगा ही होगा। ये अपने मानव जाति की एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से विभिन्नताओं का गुण पाया जाता है। तो दुनिया में कोई समान नहीं है। तो ये अनुवांशिक में आपको 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो अनुवांशिकता और एक इसकी विभिन्नताओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। चलिए, अब एक बार प्रश्न सीईटी में ये आया था कि मानव जाति के सुधार से संबंधित शाखा जो मेंडल के रूल पर आधारित है। बस इतना ही आपको देखना है कि सुधार से संबंधित शाखा कौन सी है। तो याद रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं सुजननिकी और इंग्लिश में बोलते हैं यूजेनेसिस। थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसे आए हुए प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं दोबारा। इसके बाद देखो, एक ये भी ध्यान रख लेना कि वंशानुगति जिसको अपन हेरिडिटी बोलते हैं, इसके जनक कौन है? तो स्पेंसर हैं। और एक अंतिम, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। और जीन देने वाले कौन थे? तो जोहानसन थे। जैसे जीन और जैसे जोहानसन। हालांकि मेंडल ने पहले इसको कारक कहा था, इनको पता ही नहीं था कि जीन होता है क्या, कारक नाम दे दिया, कारक लेते घूम फिरते रहे। लेकिन जोहानसन ने कहा कि कारक नहीं भाई साहब, ये जीन है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पहला पॉइंट अपना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अनुवांशिकता जनक मेंडल हो जाएगा। अनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन हो जाएगा। जेनेटिक्स क्या होता है? जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। और यूजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, मानव जाति के सुधार से संबंधित शाखा होती है। और वंशानुगति के जनक है स्पेंसर। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। सेकंड पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको मेंडल से संबंधित जानकारी याद रखनी है। मेंडल का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले देखिए, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उद्यान मटर, सीधा आपसे पूछ सकते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने इस पर कितने वर्ष? 7 वर्ष तक संकलन किया। 7 वर्ष तक इन्होंने मटर के पौधे को लेकर अध्ययन किया था। और वो 7 वर्ष यानी 1856 से लेकर 1863 तक, और सफलता मिली। हालांकि इन्होंने एक पौधा और भी लिया था, हिरासियम, जिसको सूरजमुखी पौधा कहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा पौधा उद्यान मटर के अलावा इन्होंने प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा हिरासियम। इसके बाद है इनकी सफलता का कारण। तो सफलता का कारण क्या था? एक समय में एक ही लक्षण का इन्होंने क्या किया? वंशानुगति का अध्ययन किया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार आप एक चीज़ की तैयारी करो, उसमें अपना 100% दो, चाहे आरएस बनो चाहे आईएएस की तैयारी करो, एक में ज़्यादा समय दोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। तो ये मेंडल भी जानते थे। तो एक समय में उन्होंने एक ही लक्षण के वंशानुगति का अध्ययन किया। इसके बाद देखो, उद्यान मटर। इन्होंने उद्यान मटर को ही क्यों चुना? तो याद रखिएगा, ये 1 वर्षीय पौधा होता है। अब 1 वर्षीय पौधा है तो 1 वर्ष में इसके जितने भी परिणाम है वो सारे पता चल जाता है। जैसे इन्होंने मटर के पौधे पे 7 साल अध्ययन किया था। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके 7-8 साल तक फूल ही नहीं आते। तो क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, ये 1 वर्षीय पौधा होता है। इसका मतलब होता है कम समय में अधिक पीढ़ी अपने इससे जान सकते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब हो गया मेल भी है, यहाँ पे फीमेल भी है, पुंकेसर वगैरह है। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्वपरागण भी अपन एक ही पौधे पर आसानी से करवा सकते हैं। विमपुषण, ये भी संभव था। विमपुषण जहाँ भी नाम आए ना, इसका मतलब कृत्रिम समझना, कृत्रिम परागण भी अपन इसको आसानी से करा सकते हैं। इसके बाद है 7 विपर्यासी लक्षण के जोड़े, यानी एक पौधे पे 7 विपरीत जोड़े भी बन रहे थे। जैसे पौधा लंबा है तो बोना भी होगा, है, फली का रंग हरा है तो इसका मतलब पीला भी हो सकता है। तो ये 7 लक्षण कौन कौन से थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनको रटना नहीं है किसी भी प्रकार से। लास्ट में एक छोटी सी स्लाइड दिखाऊंगा जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। सबसे पहले देखो, पादप की ऊंचाई।
अब ऊंचाई का नाम आ गया तो सीधी सी बात है, या तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा जिसको अपन कैपिटल टी कह सकते हैं, या फिर क्या होगा, बोना होगा। अब जो लंबा है इसका मतलब वो क्या है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने जो लक्षण है उनको प्रकट कर रहा है या अच्छा है, तो ये प्रभावी है, इसका मतलब क्या है, लंबा है, ठीक है। दूसरा है पादप की स्थिति। पादप की स्थिति क्या है, या तो क्या हो सकता है कक्षीय, या फिर क्या हो सकता है अग्रस्त। ये अपन नीचे डिस्कस करेंगे, पहले एक बार सारे पढ़ लेते हैं। तीसरा देखो फली की आकृति। अब मतलब जो फली लग रही है उसकी आकृति क्या हो सकती है, या तो फुली हुई या फिर क्या हो सकता है संकीर्ण। अब फुली हुई है इसका मतलब इसके अंदर बीज है, इसका मतलब ये प्रभावी है। संकीर्ण है इसका मतलब इसके अंदर बीज नहीं है। मटर के अपन कई बार लेके भी आते हैं बाजार से, तो कई फलियों में बिल्कुल बीज नहीं होते क्योंकि उनकी फली क्या होती है, संकीर्ण होती है, बीज बनते ही नहीं है। तो याद रखिएगा फुली हुई क्या है, प्रभावी है। फली का रंग, फली का रंग हरा है इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। लेकिन पीला है इसका मतलब क्या है, अप्रभावी है। फली का रंग हरा है इसका मतलब अच्छा है। पुष्प का रंग यदि बैंगनी है इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। और सफ़ेद आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो अप्रभावी है। कईयों ने फूल देखे ही नहीं होंगे, मटर का पौधा भी नहीं देखा आपने, घर में मूंग का पौधा तो देखा होगा, मूंग के फूल भी किससे आते हैं, बैंगनी कलर के आते हैं। तो बैंगनी है इसका मतलब अच्छा है, प्रभावी है। इसके बाद देखो बीज की आकृति। बीज की आकृति यदि गोल है इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। और यदि झुर्रीदार है तो वो क्या है, अप्रभावी है। बीज का रंग पीला है इसका मतलब क्या है, अच्छा है, प्रभावी है। और हरा है इसका मतलब क्या है, वो अप्रभावी है। अब कई बार क्या करते हैं, मटर के पौधे का जो अपन बाजार से लेके आते हैं उसमें हरे मटर आते हैं, हरे मटर लेके आते हैं सब्जी में डालने, तो वो देखते हैं कि यार हरे बीज हैं इसका मतलब अच्छा है, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बीज का रंग एक्चुअल अपन जब किसी फसल को उगाने के लिए लेके आते हैं उस बीज की यहाँ चर्चा हो रही है। तो वो यदि पीला होता है तो इसका मतलब प्रभावी है, अच्छा है। और यदि वो हरा है इसका मतलब वो क्या है, कच्चा है, उसमें पक्कापन नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। जबकि फली का रंग यदि हरा आ रहा है वो प्रभावी है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं लास्ट में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो। सबसे पहले देखो, ये देखो गोल है इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। अब ये देखो संकीर्ण है इसका मतलब अप्रभावी है। इसी प्रकार से ये देखो बीज का कलर, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी डाल के देखना मटर का बीज कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो पीला है इसका मतलब प्रभावी है, और यदि हरा उसमें बीज है तो वो अप्रभावी है। फली का देखो, ये देखो फुली हुई है इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। और ये देखो संकीर्ण है इसका मतलब अप्रभावी है। फली का रंग देखो, यदि हरा है तो अच्छा है, और यदि पीला आ रहा है तो इसका मतलब अच्छा नहीं है, अप्रभावी है। ये है आपका फूल। तो फूल किस कलर के अच्छे होते हैं, बैंगनी कलर के। और यदि सफ़ेद कलर आ रहा है इसका मतलब वो फूल सक्सेस नहीं है। लगभग 35 साल बाद 3 आदमी आए थे, ह्यूगो डी ब्रिज, कोरल कोरेंस जर्मनी का था, एरिक वोन शेरमेक। इन्होंने मेंडल के नियमों की क्या की, पुनर्खोज की, जिसे अपन मेंडलवाद के पुनर्खोज भी कह सकते हैं। ये आपकी किताब में डाल रखा है एनसीईआरटी, मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो 3 व्यक्ति के नाम याद रख सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लगाएं तो ब्रिज के शेर, ब्रिज से हो जाएगा आपका ह्यूगो डी ब्रिज, के से हो गया कोरल कोरेंस, और शेर से हो जाएगा शेरमेक। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से प्रश्न। अब अपन चलते हैं आनुवांशिक शब्दावली। तो आनुवांशिक शब्दावली में सबसे पहले जीन आता है। तो जैसे जीन और जैसे जोहानसन। लेकिन मेंडल, मैंने ऊपर आपको बताया, मेंडल इस जीन को क्या बोलते थे, कारक बोलते थे। जोहानसन आए बोले ये कारक क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये जीन है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, जीन क्या होता है, वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखो युग्म विकल्पी, जिसको अपन एलील बोल सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही शब्द आपको याद रखना है, 2 यदि विपरीत लक्षण है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या एलील बोलते हैं। इस क्लास के अंत में मैं 1 लाइनर प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो 2 विपरीत लक्षण है उसको अपन क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी बोलेंगे। जैसे पौधा लंबा है तो टी, बोना है तो स्मॉल टी। इसके बाद देखो बैक क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। संकर पूर्वज, तो इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के जनक के साथ अपन क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे ये कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है। और एक है स्मॉल टी, इसको अपन जनक बोलते हैं। मतलब ये एक प्रकार से एक संकरण करवाने के लिए ये एक मूल अवस्था होती है, जिसमें एक तो होता है शुद्ध, अपन लंबा बोल सकते हैं, एक क्या है शुद्ध बोना। दोनों टी है, इसका मतलब शुद्ध तो है लेकिन बोना है। अब इनके अगर अपन संकरण करवाएंगे तो यहाँ से टी निकलेगा और यहाँ से स्मॉल टी आएगा। चाहे कैसे भी संकरण करवा लो, ये टी ले लो, चाहे इधर वाले से ये टी ले लो, आएगा यही, एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं उसको बोलते हैं अपन F1 पीढ़ी। और ये क्या कर रहा है, यदि F1 पीढ़ी का संकरण, ये दोनों जनक हो गए और इन जनकों में से वापस किसी एक के साथ अपन क्रॉस करवा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि F1 पीढ़ी का संकरण जो है वो दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस या संकर पूर्वज। F1 पीढ़ी क्या होती है, तो मैंने ये F1 पीढ़ी
लिखा है, इस लिखे हुए से समझ आ रहा है कि जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी जो होती है उसको अपन F1 पीढ़ी बोलते हैं। और F2 पीढ़ी का मतलब हो गया, इसका मतलब F2 लिखा है, इसका मतलब एक पीढ़ी और होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी। तो याद रखिएगा F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त जो पीढ़ी आएगी, यानी F1 पीढ़ी जो है इसका अपन इसके साथ ही संकरण करवाएंगे, उससे एक नई पीढ़ी बनेगी, उसको अपन F2 पीढ़ी बोलेंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखो जनक, जनक क्या होते हैं, तो शुरुआत में मैंने ये देखो 2 जनक लिए थे, तो ये क्या है, सतति प्राप्त करने के लिए लिए गए पौधे हैं। देखो नेक्स्ट है सम युग्म जी और एक है विषम युग्म जी। कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है। सम का मतलब क्या होगा, समान होगा, यानी 2 युग्म विकल्पी, यानी ऊपर अपने 2 एलिल पढ़े थे, यदि वो समान है, जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो उसको तो अपन बोलते हैं सम युग्म जी। और विषम युग्म जी किसको बोलेंगे, यदि वो एलिल विपरीत हैं तो उसको अपन विषम युग्म। इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्रश्न भी नहीं आता है। एक देखो जीन प्रारूप होता है और एक होता है लक्षण प्रारूप। जिस जीन प्रारूप को अपन जीनोटाइप बोलते हैं और लक्षण प्रारूप को अपन फिनोटाइप बोलते हैं। इसमें रटने की कतई जरूरत नहीं है, एक शब्द याद रखना है, लक्षण प्रारूप। अपन बोलते हैं ना कि यार तेरा लक्षण ही माड़ा है, इसका मतलब बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं उसको तो अपन बोलते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। लेकिन बाहर से चीज़ें दिखने वाली पता नहीं लगता भाई, सब एक्चुअल स्थिति का पता नहीं लगता। एक्चुअल स्थिति का पता तब लगता है जब आनुवंशिक संरचना का पता हमें चले। तो जिस शब्द में आनुवंशिक संरचना जुड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप। तो याद रखिएगा, कोई रटने की जरूरत है। जीन प्रारूप का मतलब आनुवंशिक संरचना और लक्षण प्रारूप यानी बाहरी संरचना। चलिए आगे। इसके बाद एक प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का क्या है, नाम से ही पता लग रहा है भाई, जो अपने जो मूल लक्षण होते हैं उनको प्रकट करता है। और अप्रभावी क्या है, ऐसे लक्षण जिसको अपन मूल लक्षणों से विपरीत लक्षण प्रकट करता है। जैसे एक पौधा है तो वो बोना हो रहा है, तो वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। एक पौधा है, उसके कलर फली का रंग जो होता है वो पीला आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अप्रभावी है। हरा आ रहा है, इसका मतलब मूल लक्षणों को प्रकट कर रहा है, तो वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो इसको कोई रटने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखो एक संकरण संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकरण संकरण, एक होता है बहुसंकरण संकरण। नाम से ही पता लग रहा है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक संकरण संकरण का मतलब होता है एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन है। एक ही लक्षण की आप वंशानुगति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको एक संकरण संकरण बोलते हैं। द्विसंकरण संकरण का मतलब हो गया 2 लक्षण, त्रि का हो गया 3, और बहु का मतलब हो गया कई लक्षणों को एक साथ अपन संकरण कर रहे हैं तो उसको बहु लक्षण संकरण कर दिया। तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। और लास्ट है शब्दावली में एक टेस्ट क्रॉस होता है। इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण यदि अप्रभावी से आप करवाते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, लेकिन बैक क्रॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। अब अपन चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कि मेंडल की वंशानुगति के कितने नियम दिए थे। सीधा प्रश्न आ सकता है, 3 नियम। 3 नियम कौन कौन से थे, याद रखिएगा। प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो 2 तो पैसे ही बन रहे हैं, पैसे प्रभाविकता, पैसे पृथक्करण, एक आप याद रख लेना। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एक संकरण संकरण पर आधारित कौन से नियम है। तो याद रखिएगा ऊपर वाले दोनों जो हैं वो मोनोहाइब्रिड संकरण है, यानी एक संकरण संकरण है। एक संकरण संकरण का मतलब क्या होता है वो सब लोग जानते हैं। द्विसंकरण संकरण का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा मेंडल का तीसरा नियम, जिसको अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। तो इन नियमों से किसी पौधे की संरचना का पता चलेगा। अब संरचना बाहरी है तो उसको अपन बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, और यदि आंतरिक संरचना का पता चल रहा है तो उसको बोलते हैं जीन प्रारूप। तो एक संकरण संकरण पर आधारित F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप जो है वो है 3:1, यानी 2 लक्षण। और जीन प्रारूप में कितने, 1 2 3, टोटल कितने हैं 3, और अनुपात क्या है 1:2:1। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, जीन प्रारूप है, जीनोटाइप है, आंतरिक संरचना का पता चल रहा है, आनुवंशिक संरचना का पता चल रहा है, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखो जैसे ही अपन द्विसंकर संकरण का पढ़ेंगे तो इसका मतलब सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेंडल का तीसरा नियम यूज हो रहा है, और उसमें अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे लक्षण प्रारूप का अनुपात भी निकलेगा तो यहाँ 2 है तो वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ जीन प्रारूप में 3 बन रहे हैं तो वहाँ 3 के स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे 9। कोई रटने की जरूरत नहीं है, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो कितने हो जाएंगे 9। तो इनमें भी देख लेते हैं। एक होता है फिनोटाइप जिसको अपन बाहरी लक्षण बोल सकते हैं, तो उसका बनता है 9:3:3:1। देखिए कुछ भी नहीं है, 3:1 था, इसके 9:3 और लगाना है बस। और जीन प्रारूप ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिएगा सीधा याद रख सकते हैं 122, 412, 121, ऐसे याद नहीं रहे तो देखो 12 का डबल कितना हो गया 24, और इधर 12 का डबल भी कितना होता है 24, तो लास्ट में 1 लगाना है। ऐसे कैसे भी करके इसको थोड़ा सा लिंक कर लेना। टोटल कितने, ये 9 है, और ऊपर कितना था 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये अपना मेंडल के नियम भी कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन आए हुए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। जैसे प्रश्न आता है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा 46, यानी 23 जोड़ी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 23 में 46 हो गए। दूसरा देखो एक संकर संकरण पर आधारित F2 पीढ़ी में कितने जीनोटाइप बनते हैं। अब जीनोटाइप पूछा है तो याद रखिएगा 3, और यदि इस प्रश्न में फिनोटाइप पूछता यानी लक्षण प्रारूप पूछता तो 2, 3:1। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि मेंडल ने कितने विप्रियासी लक्षणों के जोड़े बनाए थे, तो याद रखिएगा 7 विप्रियासी लक्षणों के जोड़े प्रयोग के लिए चुने थे, ये सीटी में आया था। इसके बाद देखो F1 पीढ़ी का संकरण
किसी एक जनक के साथ करवाते हैं तो उससे क्या बोला जाता है? तो मैंने कहा था बैक क्रॉस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ प्रश्न है, संकर पूर्वज संकरण। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि जीन संकल्पना जो है वो मेंडल के किस नियम से पुष्टि होती है? तो याद रखिएगा पै से पृथक्करण का नियम। इसके बाद देखो अगला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। जीन जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है, जहां विपरीत लक्षण आ जाए ना वहां आंख बंद करके आपको एलिल उत्तर करना है। लिंग निर्धारण विधि क्या है? तो इसमें फीमेल के XX आते हैं और मेल के कितने होते हैं? XY। इन दोनों को अपन लिंग निर्धारण विधि बोल सकते हैं। और लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र से होता है? तो याद रखिएगा XY से, क्योंकि इसके लिए पिता ही जिम्मेदार होता है। जैसे प्रश्न आ जाए आपके कि एक लड़के के लिए लड़के के जन्म के लिए कौन जिम्मेदार होता है, माता या पिता? तो याद रखिएगा पिता होता है, क्योंकि पिता में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY। अब महिला है तो महिला में तो केवल दोनों क्या है? XX है। इसका मतलब यहाँ से तो हर बार X ही गुणसूत्र जाएगा, तो X गुणसूत्र जाएगा तो लड़का हो ही नहीं सकता। अब लड़का होने के लिए Y गुणसूत्र होना चाहिए। Y गुणसूत्र के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका पुरुष है। तो कई बार ये अंधविश्वास भी है, कई महिलाओं के अगर बच्चा नहीं होता है तो वो महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होता है कि जिम्मेदार कौन है, इसके लिए पिता जिम्मेदार है। उनके अगर Y गुणसूत्र आएगा तब वो लड़का होगा। तो हालांकि ये चीज़ें साइंस की चीज़ें हैं। एक विम्पूषण, देखिए जहाँ विम्पूषण का नाम आए वहाँ एक ही नाम याद रखना है, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? परागकोश यहाँ क्या होंगे? हटेंगे। कोई चीज़ कृत्रिम अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे विम्पूषण की प्रक्रिया बोलते हैं, जहाँ पे आपके परागकोश से हटाते हैं। इसके बाद देखो मानव जाति में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। जबकि मैंने ऊपर बताया था लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, X और Y। इसके बाद देखो मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 हो गए। जो कुल कितने होते हैं? 46 होते हैं। उनमें 22 जोड़े क्या होते हैं? 22 जोड़े सेम होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में ऑटोसोम बोलते हैं, जो मनुष्य और फीमेल में एक जैसे दिखते हैं। तो अंतिम वाला जो XY है वो दोनों में विपरीत होता है। तो ये थोड़ा सा आया प्रश्न देख लेना। इसके बाद देखो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी के फिनोटाइप का अनुपात कितना है? अब देखो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या? मोनो का मतलब एक होता है, एक संकरण का पूछा है। इसका मतलब पहले और दूसरे नियमों का फोनोटाइप या फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप पूछा है तो याद रखिएगा 3:1। जीनोटाइप पूछता तो क्या होता है? 1:2:1। इसके बाद देखो मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़ी होती हैं? 22 जोड़ी होती हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, आप सब लोग जानते हैं 22 जोड़ी एक जैसे दिखती हैं, 23 अलग होता है। और अंतिम है मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो XY गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो ये अपनी आज की छोटी सी क्लास थी। आनुवांशिकता से जुड़े इंपॉर्टेंट सारे तथ्य मैंने आपको करवा दिए। अब आपके कितने याद रहे हैं वो आप कमेंट्स में बताएंगे। फिर एक नई चर्चा के साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।